जब भी हम न्याय या जस्टिस की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है? ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम हर दिन कहीं ना कहीं सुनते जरूर हैं। खबरों में, फिल्मों में, हमारी अपनी जिंदगी में। हम सबको न्याय चाहिए, लेकिन क्या हम सच में ये जानते हैं कि न्याय आखिर है क्या? चलिए आज इसी गहरे और बहुत जरूरी सवाल की तह तक चलते हैं और न्याय की इस पूरी अवधारणा को, इसके कॉन्सेप्ट को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा जो मूल प्रश्न है वो ये है, न्याय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं और कानून के अनुसार न्याय के क्या फायदे और नुकसान हैं। What do you mean by the concept of justice? What are its various kinds? Explain the advantages and disadvantages of justice according to law. आइए इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके ढूंढते हैं। न्याय को किसी एक परिभाषा में बांध पाना ये कोई आज की चुनौती नहीं है। ये सदियों से, हजारों सालों से चली आ रही एक कोशिश है। पुराने यूनानी दार्शनिकों से लेकर आज के मॉडर्न विचारकों तक सबने इसे समझने और समझाने की कोशिश की है। और देखिए, ये इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि न्याय शब्द के कई अलग अलग मतलब हो सकते हैं। कभी कभी इसका इस्तेमाल बहुत बड़े एक नैतिक स्तर पर होता है, तो कभी बहुत ही छोटे एक कानूनी स्तर पर। इस सफर की शुरुआत करते हैं महान दार्शनिक अरस्तू के विचारों के साथ। उन्होंने न्याय को समझने के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव रखी थी। उनके हिसाब से न्याय के दो मुख्य पहलू हैं। पहला, कानून का पालन करना, मतलब जो भी नियम कानून बने हैं उन्हें मानना। और दूसरा, निष्पक्षता और समानता, यानी सबके साथ एक जैसा, बराबर और उचित व्यवहार करना। और आप देखिए, यही दो विचार आज भी न्याय की हमारी पूरी समझ का आधार हैं। अब थोड़ा समय में आगे बढ़ते हैं और 20वीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली विचारक जॉन रॉल्स की बात करते हैं। उनकी ये कही हुई बात बहुत गहरी है। वो कहते हैं कि किसी भी सामाजिक संस्था, जैसे कि हमारी सरकार या अदालतें, उनका सबसे पहला गुण न्याय ही होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी सोच या विचार का पहला गुण सच्चाई होता है। मतलब साफ है, कोई भी कानून या कोई भी संस्था, वो चाहे कितनी भी फायदेमंद क्यों न लगती हो, अगर वो अन्यायपूर्ण है तो उसे बदल देना या फिर खत्म कर देना ही जरूरी है। और अब एक आधुनिक भारतीय दृष्टिकोण को देखते हैं जो जस्टिस मार्कंडे काचू ने दिया है। वो न्याय को सीधा सीधा इंसान की गरिमा यानी उसकी डिग्निटी से जोड़ देते हैं। उनके लिए आज के दौर में न्याय का बस एक ही मकसद हो सकता है, और वो है एक ऐसा समाज बनाना जहां हर एक इंसान को इज्जत और सम्मान के साथ जीने का मौका मिले। ये न्याय को किताबों से निकालकर आम इंसान की जिंदगी से जोड़ने वाली बात है। तो इन सभी महान विचारों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि न्याय कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है जिसे हर जगह एक जैसा लगा दिया जाए। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रयास है। ये असल में समाज के अलग अलग सिद्धांतों और ज़रूरतों, जैसे कि समानता, आज़ादी और सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बनाने की कोशिश का ही दूसरा नाम है। और ये संतुलन समय और हालात के साथ बदलता रहता है। तो अब जब हमने न्याय की परिभाषा की इस गहराई को समझ लिया है, तो चलिए इसके अलग अलग प्रकारों को भी जानते हैं। सबसे पहले अरस्तू के बताए हुए दो मुख्य प्रकारों से ही शुरू करते हैं। एक है प्राकृतिक न्याय और दूसरा है विधिक न्याय, यानी कि नेचुरल जस्टिस एंड लीगल जस्टिस। इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस वो सिद्धांत हैं जो यूनिवर्सल माने जाते हैं, सार्वभौमिक। ऐसा माना जाता है कि ये प्रकृति या ईश्वर ने बनाए हैं और हर इंसान पर लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी देश या समाज का क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ विधिक न्याय यानी लीगल जस्टिस वो कानून हैं जो किसी देश की सरकार या राजा बनाते हैं और फिर अदालतें उन्हें लागू करती हैं। और क्योंकि ये इंसानों ने बनाए हैं, इसलिए ये अधूरे हो सकते हैं और इनमें गलतियों की गुंजाइश भी हमेशा बनी रहती है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है कि अगर आपने किसी से कोई कर्ज लिया है तो उसे चुकाना आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। ये एक यूनिवर्सल सच है ना? लेकिन उसे चुकाने के लिए आपको कितना समय मिलेगा? क्या उसकी कोई समय सीमा होगी? और अगर आप नहीं चुका पाए तो क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब विधिक न्याय यानी लीगल जस्टिस देता है, जो एक निश्चित कानून बनाकर इन सब चीजों को तय करता है। चलिए अब अरस्तू के दिए गए एक और जरूरी वर्गीकरण को समझते हैं। ये है वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्शनल जस्टिस। ये दोनों ही किसी भी समाज को ठीक से चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं।
वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सीधा साधा संबंध समाज में मौजूद चीजों के बंटवारे से है। चीजें जैसे कि अवसर, जिम्मेदारियां, संसाधन। इसका लक्ष्य ये पक्का करना है कि समाज के जो फायदे हैं, जैसे सरकारी योजनाएं, और जो बोझ हैं, जैसे टैक्स, वो सभी सदस्यों में निष्पक्ष रूप से बांटे जाएं। इसमें अन्याय तब होता है जब एक जैसे लोगों से अलग अलग व्यवहार किया जाए। वहीं दूसरी ओर सुधारात्मक न्याय या करेक्शनल जस्टिस तब काम में आता है जब ये संतुलन किसी गलत काम की वजह से बिगड़ जाता है, जैसे कि कोई अपराध। इसका मकसद उस गलती को सुधार कर उस संतुलन को फिर से ठीक करना है। अब इसे असल जिंदगी के उदाहरणों से समझे तो बात और साफ हो जाएगी। जैसे वोट देने का अधिकार। एक लोकतंत्र में हर नागरिक को एक वोट का अधिकार देकर राजनीतिक शक्ति का बराबर बंटवारा किया जाता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह टैक्स की व्यवस्था को देखिए। जिनकी आमदनी ज्यादा होती है उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है और जिनकी कम होती है उनसे कम। ये क्या है? ये सामाजिक बोझ का एक उचित वितरण है। अब जरा सोचिए कि अगर कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए क, दूसरे व्यक्ति ख को वोट डालने से जबरदस्ती रोक दे, तो यहाँ पर क्या हुआ? व्यक्ति ख के अधिकार का हनन हुआ और समाज का संतुलन बिगड़ गया। बस यहीं पर सुधारात्मक न्याय यानी करेक्शनल जस्टिस की भूमिका शुरू हो जाती है। कानून व्यक्ति क को सजा देगा और व्यक्ति ख के अधिकार को फिर से बहाल करने की कोशिश करेगा। इसका मकसद पीड़ित को राहत देना और समाज में न्याय व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखना है। अब हम न्याय की एक ऐसी अवधारणा पर आते हैं, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, और वो है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। ये न्याय के जो पारंपरिक विचार हैं उनसे एक कदम आगे की बात करता है। तो आखिर ये सामाजिक न्याय है क्या? देखिए, ये सिर्फ व्यक्तिगत गलतियों को सुधारने की बात नहीं करता, बल्कि समाज के पूरे ढांचे में, उसके सिस्टम में जो गहरी असमानताएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। जैसे अमीर और गरीब के बीच की बढ़ती हुई खाई, या फिर जाति और लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव। सामाजिक न्याय का आखिरी लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, आगे बढ़ने के और खुद को विकसित करने के बराबर मौके मिले। और ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक न्याय का ये सिद्धांत हमारे भारतीय संविधान की आत्मा है, उसकी बुनियाद है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में ही साफ साफ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। हमारा संविधान सरकार को ये जिम्मेदारी देता है कि वो ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे समाज के पिछड़े और कमज़ोर वर्गों का कल्याण हो और ये असमानता कम हो सके। न्याय के इन सभी अलग अलग रूपों और आदर्शों को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इन्हें हकीकत में कैसे बदला जाए, इनको जमीन पर कैसे उतारा जाए। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जरिया है कानून। जब हम कानून के माध्यम से न्याय देने की बात करते हैं तो उसे विधि के अनुसार न्याय या जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ कहा जाता है। कानून के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हुए सैमंड। उनका ये कथन इसकी पूरी तस्वीर को एक लाइन में बयां कर देता है। वो कहते हैं, कानून बिना किसी शक के बड़ी बुराइयों का इलाज है, लेकिन ये अपने साथ खुद भी कुछ बुराइयां लेकर आता है। ये बात कानून की दोहरी प्रकृति को, उसके दोहरे चरित्र को बहुत ही सटीक तरीके से हमारे सामने रखती है और हमारी आगे की चर्चा के लिए एक मंच तैयार करती है। तो जैसा कि सामोन ने इशारा किया, कानून एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये हमें बचाता भी है और कभी-कभी इसी की वजह से परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। तो चलिए अब हम विधि के अनुसार न्याय के इन्हीं फायदों और नुकसानों पर विस्तार से एक नज़र डालते हैं। ये टेबल कानून के दोनों पक्षों को एक साथ दिखाती है। एक तरफ इसके मजबूत फायदे हैं, जैसे निश्चितता यानी सर्टेनिटी और निष्पक्षता यानी इम्पार्शियलिटी। वहीं दूसरी तरफ इसकी कुछ स्वाभाविक कमियां भी हैं, जैसे इसका बहुत कठोर या रिजिड होना और इसका रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव होना। आइए इन दोनों ही पक्षों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कानून का सबसे बड़ा फायदा है निश्चितता। जब कानून लिखा हुआ होता है तो हर नागरिक को ये पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, और किस काम का क्या अंजाम होगा। इससे समाज में एक स्थिरता आती है। दूसरा बड़ा फायदा है निष्पक्षता। कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। और तीसरा, ये हमें किसी एक जज की व्यक्तिगत सोच, उसके अपने पूर्वाग्रह या उसकी गलती से बचाता है, क्योंकि जज को भी कानून के दायरे में रहकर ही फैसला सुनाना पड़ता है।
लेकिन इन फायदों के साथ कुछ बड़े नुकसान भी जुड़े हुए हैं। कानून अक्सर बहुत कठोर यानी रिजिड होता है। वो हर नई और अनोखी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार नहीं होता। दूसरा, कानून स्वभाव से रूढ़िवादी होता है, मतलब ये समाज में आ रहे बदलावों को बहुत धीरे धीरे अपनाता है। और सबसे बड़ी समस्या है इसकी जटिलता। कभी-कभी कानून इतना ज्यादा तकनीकी और औपचारिक हो जाता है कि वकील और जज मामले की असल सच्चाई को खोजने के बजाय सिर्फ कानूनी दांवपेच में उलझकर रह जाते हैं और असल न्याय कहीं पीछे छूट जाता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि न्याय का जो आदर्श है वो कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। और इस सफर में कानून हमारा सबसे शक्तिशाली और जरूरी हथियार है। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि ये हथियार परफेक्ट नहीं है, इसमें खामियां हैं। सच्चे न्याय तक पहुंचने के लिए हमें लगातार इस कानून रूपी हथियार को और बेहतर बनाने और इससे इंसानियत के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहना होगा। उम्मीद है कि न्याय की इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी अवधारणा को समझने में आज की इस बातचीत से मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही और गहन विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।